नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2018 पेपर के ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 के संपूर्ण पेपर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। केवीएस पीआरटी 2018 के पेपर में ईवीएस से रिलेटेड कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है? देखिए, हमसे उष्ण कटिबंध पूछा गया है, यानी उष्ण मतलब होता है कि गर्म, यानी कि वो जोन कौन सा है पृथ्वी पर किन अक्षांशों के बीच में पड़ेगा जो कि हमेशा सालों भर गर्म रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम लोग कहते हैं, ये हो गया। इसके ऊपर ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती है, कितनी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इसके जस्ट नीचे ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री मकर रेखा ये जो होती है, इनके बीच में जो सूर्य का प्रकाश है वो हमेशा एक तरीके से कभी ना कभी इन क्षेत्र में से किसी ना किसी पॉइंट पर हमेशा लंबवत रहता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, यानी उष्ण, यानी गर्मी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। 23.5 डिग्री उत्तरी ऊपर को उत्तर बोलते हैं और नीचे को दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीच वाले पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि कर्क रेखा, और नीचे आ रहा है यानी कि ये 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि मकर रेखा, और इन्हीं के बीच के एरिया को ही उष्ण कटिबंध जोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है? यानी कि ये बोला जा रहा है कि 2001 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय का जो पॉपुलेशन था, और जब 2011 में जनगणना हुई तो उस समय का जो पॉपुलेशन था, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 में? तो ये लगभग 17.7% बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, इससे सबसे निकटतम 17.64 दिया गया। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? तो जनसंख्या घनत्व पहले जान लेते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र, मान लीजिए ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हो गया, तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं, इन्हीं की संख्या जो होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो इसका जो एक तरीके से सही उत्तर होगा 2011 जनगणना के अनुसार ऑप्शन नंबर 3, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिह्नित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी संख्या होगी? ध्यान से समझिएगा। हमसे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा हो गई जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इस रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, और उत्तरी गोलार्ध में ही पूछा गया है कि 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचने पर कुल कितनी संख्या होगी? तो देखिए, ये 0 डिग्री हो गया, इसके ऊपर जाएंगे तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, इसी तरीके से यहाँ तक आते आते टोटल 90 डिग्री, यानी 90 टोटल अक्षांश रेखाएं होंगी, 90 टोटल अक्षांश रेखाएं होंगी। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, कई जगह आपको 89 भी दिखेगा और कई जगह 90 भी दिखेगा। अब ये कैसे होता है? देखिए, जैसे कि अगर हमसे प्रश्न में ये पूछे, जैसे देखिए ये पूरा अक्षांश रेखा क्या होता है, ये पृथ्वी पर चारों तरफ से इस प्रकार से होगा ना, यानी पूरा एक वृत्त बनाएगा। उसके पीछे भी जो आप 2D फिगर में नहीं देख पा रहे हैं, यानी इस पूरे गोले के पीछे भी जो होगा ये सब मिलकर के एक वृत्त बन रहा होगा। ठीक है, एक वृत्त बन रहा होगा, और इसे हम लोग अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो देखिए, यहां पर जब जाएंगे 90 अंश पे, तो ये क्या होगा, ये कोई वृत्त नहीं बनेगा, ये एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर प्रश्न में इस प्रकार से पूछे कि कुल कितने वृत्त बनेंगे, तो वृत्तों की संख्या 89 होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई वृत्त नहीं बनेगा, केवल पॉइंट होगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि टोटल कितनी
अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं? तो देखिए भले ही ये पॉइंट है लेकिन हम लोग इसको अक्षांश रेखा मानेंगे, इसलिए यहाँ पर इसकी संख्या 90 हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर हमारा 90 होगा, जब तक हमको क्लियर करके ये ना पूछा जाए कि हमें इस पॉइंट को नहीं कंसीडर करना। अगर ये पूछ दे कि उत्तरी ध्रुव को छोड़ते हुए, तब हमारा उत्तर 89 होता। लेकिन अगर हमसे ये पूछते कि कितने वृत्त बनते, तो यहाँ पर देखिए वृत्त नहीं बनता, तब हमारा उत्तर 89 होता। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि जो अक्षांश रेखा खींची जा रही है उनकी कुल कितनी संख्या है, और यहाँ पर इसको इग्नोर करने की बात नहीं की गई है, इस वजह से हमारा उत्तर 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। थोड़ा सा और जान लीजिए, अगर हमसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा रहता कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखा हैं, तो देखिए 90 ऊपर हो जाएंगी, 90 नीचे हो जाएंगी उसी प्रकार से, और एक ये जो 0 डिग्री वाला है भूमध्य रेखा जो है, इसको भी एक काउंट करेंगे तो 90 ऊपर और 90 नीचे और एक भूमध्य रेखा, यानी कितना हो गया 90 90 180 और प्लस 1 181। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कितनी हो सकती है? 181। ठीक है, और अगर ध्रुवों को निकाल दें, इन दोनों ध्रुवों को निकाल दें तो कितनी हो जाएगी? इन ध्रुवों को निकालने पे 179 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रश्न के अनुसार जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? ये 78% है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय क्षेत्र में कुल जनसंख्या 31.16% है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? समुदाय की भूमि यानी किसी व्यक्ति विशेष से ये जुड़ा हुआ नहीं है। समुदाय मतलब कि समुदाय के सभी लोगों का इस पर अधिकार एक सेंस में कहा जा सकता है। तो जब किसी व्यक्ति विशेष का इस पर अधिकार नहीं है तो निजी संपत्ति तो होगा नहीं, तो निजी तो पहले हटा दीजिए। उसके बाद से देखिए यहाँ पर दिया गया है सरकारी संपत्ति संसाधन और गैर सरकारी संपत्ति संसाधन। तो गैर सरकारी अगर होता तो ये तो प्राइवेट हो जाता, तो निजी और प्राइवेट तो बिल्कुल एक ही चीज़ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास बचा सार्वजनिक संपत्ति संसाधन और सरकारी संपत्ति संसाधन। देखिए सरकारी संपत्ति संसाधन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जहां पर आम व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन अगर सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहा जाए तो ये भी स्थानिक जो एक तरीके से सरकार होती है, स्थानिक सरकार, उनके अंतर्गत ये संपत्ति आती है जिसमें व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी समुदाय के सदस्य को जाने का अधिकार होता है। और कुछ सरकारी संपत्तियां ऐसी होती हैं जिस पर सभी को जाने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये समुदाय की भूमि है जिसमें समुदाय के सभी सदस्य आसानी से जा सकते हैं, यानी कि ये किसकी भूमि हो जाएगी? सार्वजनिक संपत्ति संसाधन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। भारत में लोकतंत्र है तो क्या यहाँ पर प्रजा यानी कि जो आम नागरिक है वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, लोकतंत्र में राजा के पास शासन के लिए पूर्ण शक्ति होती है, तो ये विकल्प निगेटिव है। भारत में लोकतंत्र है तो क्या यहाँ पर राजा की शक्ति है? नहीं है, उत्तर नहीं होगा, निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है, तो ये विकल्प निगेटिव है। राजतंत्र में जो राजा होता है उसका ही निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है, इस पर कोई भी प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए राजतंत्र में राजा के पास शासन के लिए पूर्ण रूप से शक्ति होती है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर रेखा के रूप में जाना जाता है? मानक देशांतर रेखा हमसे पूछा जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर अभी हमने पहले प्रश्न में देखा कि काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं क्षैतिज, जिसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर भी रेखाएं खींची हुई हैं जिसे हम लोग काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए ये देशांतर रेखाओं का काम क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जो देश है उस पर जो मानक समय है वो निर्धारित करने का काम ये मानक देशांतर रेखा करती है। यानी वो देशांतर रेखा जो किसी देश विशेष के समय को निर्धारित करती है उसे हम लोग मानक देशांतर रेखा कहते हैं। और यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए 82 डिग्री पूर्व
जो है वो भारत का मानक समय देशांतर रेखा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग जब अक्षांश रेखा की बात कर रहे होते हैं तो इस पॉइंट के, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रेफरेंस में या तो ऊपर बात कर रहे होते हैं या तो नीचे बात कर रहे होते हैं, यानी कि ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। लेकिन जब हम लोग देशांतर रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है जो कि ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरता है। अब इसके इस लाइन के रेफरेंस में हम लोग या तो पूरब की बात करेंगे या तो पश्चिम की बात करेंगे। तो जो भारत की स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर है और भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो अब मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए कि ये भारत की स्थिति हो गई, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पॉइंट है इससे भारत पूर्व में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर पूर्व मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ से जो रेखा होकर के गुजरती है वो 82.5 डिग्री होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 82.5 डिग्री पूर्व इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1997 से 2002 के बीच में चली थी, यानी कि किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1997, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के तौर पर जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र है, ढलान है, तो यहाँ पर बिल्कुल समतल तो हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो खेत होते हैं इसको इस प्रकार से सीढ़ीदार बना दिया जाता है, इस प्रकार से स्टेप वाइज। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे देखिए मान लीजिए बारिश हो रहा है, तो अगर मान लीजिए इधर बारिश होता तो देखिए ये पानी पूरा ऐसे डायरेक्ट नीचे आ जाता, लेकिन इस तरह हम लोगों ने जो स्टेप बना दिए हैं, सीढ़ी नुमा जो स्टेप बना दिए हैं, इससे फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पर बारिश होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर समतल होने की वजह से यहाँ पर पानी रुकेगा, फिर उसके बाद से यहाँ पर खेती कर लिया जाएगा, फिर पानी जब नीचे उतरेगा तो यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकेगा, क्योंकि समतल है ना। यहाँ पर देखिए जैसे एक स्टेप नीचे उतरा तो यहाँ पर फिर समतल मिलेगा, एक स्टेप नीचे उतरा फिर यहाँ पर समतल मिलेगा, फिर एक स्टेप नीचे उतरेगा फिर यहाँ पर समतल मिलेगा। तो इससे फायदा ये होता है कि जो पानी है एक तो वो मृदा के अपरदन को रोकता है, साथ ही साथ इससे क्या होता है कि हमारे लिए ये जो पानी है उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो कुछ पानी रुका, कुछ पानी जो बचा अवशेष ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे गया, तो नीचे वाले खेत को भी फायदा करेगा। उसके बाद से यहाँ का खेत पूरा पानी से भर गया, उसके बाद से जब ओवरफ्लो करके नीचे जाएगा तो नीचे वाले खेत को भी फायदा करेगा। तो ये किन क्षेत्रों में होता है? ये पहाड़ी ढलानों पर होता है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि वायुमंडल में जो जल का स्थानांतरण है, यानी कि सीधे तौर पर आपसे जल चक्र पूछा जा रहा है, उसका क्रम क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले क्या होता है, सूर्य के गर्मी की वजह से, सूर्य के गर्मी की वजह से जो हमारे नदी नाले तालाब हैं, यहाँ से पानी क्या होता है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है। उसके बाद से ये पानी क्या होता है कि यहाँ पर वाष्प के तौर पर जाकर के यहाँ पर इकट्ठा होता जाता है, और यहाँ पर ऊपर जाकर के ठंडा होने की वजह से, ऊपर जाकर के ठंडा होने की वजह से वो धीरे धीरे बूंदों में परिवर्तित होने लगता है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ऊपर का टेम्परेचर जब कम हुआ तो जाहिर सी बात है ये जो एक तरीके से वाष्प थे वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और पानी की बूंदों में जब कन्वर्ट होंगे तो इनका भार बढ़ जाएगा, और इस वजह से ये भारी होने की वजह से वर्षा के तौर पर नीचे गिरने लगते हैं और फिर वर्षा का जल फिर से बहने लगता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाष्पीकरण होता है, उसके बाद से संघनन होता है, उसके बाद से वर्षण होता है और अंत में जलवाह होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार विचार कर लीजिए। देखिए यहाँ पर तापमान कहा गया और पवन कहा गया। देखिए यहाँ पर जल का स्थानांतरण करना है, तो जल के स्थानांतरण में तापमान और पवन का तो कोई भी रोल नहीं है। मतलब तापमान होना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जल के बीच में तापमान आ जाएगा या फिर पवन आ जाएगा। पवन तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, तो हमें सोचना ही नहीं था, क्योंकि जो स्थानांतरण हो रहा है वो जल का हो रहा है, और जल का स्थानांतरण किस किस क्रम में होता है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, स्थानांतरण के संदर्भ में था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं, तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है और 20 डिग्री पूर्व का समय दिया गया। 20 डिग्री पूर्व किधर होगा? पूर्व इधर होगा, तो 20 डिग्री मान लीजिए ये हो गया,
इसका कितना दिया गया है, 20 डिग्री पूर्व हो गया। और फिर कहा जा रहा है कि 80 डिग्री पूर्व देशांतर, तो 80 डिग्री किधर हो जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये 80 डिग्री पूर्व हो गया। तो यहाँ का समय हमें दिया गया है कि सुबह का 10 बज रहा है, तो यहाँ का समय कितना हो रहा होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा रही है, इसी वजह से 24 घंटे में ही हमें दिन और रात देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर। तो देखिए पूरा एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाएगी, यानी कितना घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी। और कितने देर में घूम जा रही है, आप कह रहे हैं 24 घंटे में। तो अगर मैं ये निकालूं कि एक घंटे में कितना डिग्री घूम रही है, तो क्या करेंगे आप, इसको 12 से काट देता हूं तो 12 दूनी 24, और ये काटेंगे तो 12 तिहाई 36, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो 15, यानी कि एक घंटे में, ध्यान दीजिएगा, एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है। एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि देखिए 15 डिग्री घूम रही है कितने घंटे में, एक घंटे में। और 15 डिग्री घूम रही है, एक घंटे को कितना बोल सकते हैं, आप कहेंगे कि 60 मिनट कह सकते हैं। एक घंटे को कितना कह सकते हैं, 60 मिनट कह सकते हैं। यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए हमें कहां से कहां तक चलना है, 20 डिग्री का हमें समय दिया गया है, 20 डिग्री का हमें समय दिया गया है, और जाना कहां है, 80 डिग्री पर। अब देखिए 80 में से अगर 20 डिग्री घटा दूं तो टोटल कितना डिफरेंस है इनके बीच देशांतर रेखा का, देशांतर अंश का, वो हमें पता चल जाएगा। तो कितने का डिफरेंस है, 60 अंश का, 60 अंश का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 60 अंश का डिफरेंस है। यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर देखिए 15 अंश का डिफरेंस होने पर एक घंटे में 15 अंश का डिफरेंस हो रहा था। कितने घंटे में, एक घंटे में 15 अंश का डिफरेंस हो रहा था। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 15 अंश का डिफरेंस हो रहा था एक घंटे में, 15 अंश का डिफरेंस हो रहा था कितने घंटे में, एक घंटे में। तो यहां पर हमें 60 घंटे का निकालना है, तो 60 घंटे का डिफरेंस कितना होगा, तो सिंपली यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूं। तो देखिए 1 गुणे 60/15, तो 15 से काटेंगे तो 4 घंटे। यानी कि ये जो दूरी है, ये जो देशांतर रेखा का दूरी है जो अंश में है, इसको कवर करने में उसको 4 घंटा का समय लगेगा। यानी जो ये वाला पूर्वी वाला रेखा था 80 डिग्री वाला, 80 डिग्री वाला जो देशांतर रेखा है, उस पर वो जो समय होगा वो 4 घंटे पहले चलेगा। क्यों पहले चलेगा, क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है पृथ्वी हमारी। इस वजह से देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमने से क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर सूर्य का पोजीशन है, मान लीजिए ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये वाला जो एरिया होगा इस तरीके से घूम रही है, देखिए इस तरीके से घूम रही है, तो ये पहले ही आकर के आगे निकल चुका होगा। देखिए अपने अक्ष पर जैसे इस तरीके से घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये वाला जो देशांतर रेखा है ये पहले पड़ चुका होगा और ये वाला देशांतर रेखा बाद में पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो समय होगा वो 20 डिग्री वाले समय से 4 घंटा आगे चलेगा। अब यहां पर देखिए 10 बजा था कितने 20 डिग्री वाले पे, तो इसे से 4 घंटा आगे आप जोड़ेंगे तो ये सुबह का समय था, तो जाहिर सी बात है दोपहर का समय हो जाएगा। कितना बजेगा, 2 बजे PM होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए 2 PM इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा, क्योंकि 4 घंटा हम लोग जोड़ेंगे 10 में तो 2 बजे का समय आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हार्स्ट और ग्रेबेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, हार्स्ट और ग्रेबेन क्या होते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए हमारे पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्लेट्स हैं, हमारे पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्लेट्स हैं, उनमें क्या होता है कि लगातार वो एक दूसरे से दबाव, एक दूसरे का दबाव झेल रहे हैं और लगातार वो टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें भ्रंशन उत्पन्न होता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है हमारी पृथ्वी में, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इधर से देखिए, इधर से इधर दबाव पड़ रहा है, इधर से इधर खिंचाव पड़ रहा है, या फिर एक और प्लेट होगा तो ये भी लगातार इधर भी प्रेशर डाल रहा होगा और ये भी इन सभी को लगातार प्रेशर डाल रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि हमारी मान लीजिए कि ये प्लेट थी तो एक भाग इसका ऊपर उठ जाता है इस प्रकार से, एक भाग ऊपर उठ जाता है इस प्रकार से। तो ये वाला जो भाग है, जो भाग ऊपर उठता है, जो भाग ऊपर उठ जाता है, इसे हम लोग हॉर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हॉर्स्ट बोलते हैं। और ये वाला भाग जो नीचे रहता है इसे हम लोग ग्रेबेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेबेन बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये हमारे पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके भ्रंशन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र यानी कि सार्वजनिक की बात की जा रही है, यानी सरकारी की बात की जा रही है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, देखिए पहला तो निजी दिया गया, यानी ये प्राइवेट कहा जा रहा है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। देखिए गैर सरकारी दिया गया है तो ये भी नहीं होगा।
और व्यावसायिक दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा सार्वजनिक एजेंसी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो देखिए ग्राम सभा के सचिव और इनकी जो नियुक्ति होती है, इनका जो चुनाव और नियुक्ति होता है वो सरकार करती है। देखिए जो ग्राम के प्रधान होते हैं वो तो चुन करके आते हैं, लेकिन उन प्रधानों को डायरेक्शन देने के लिए या फिर उनका सुझाव देने के लिए जो सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति सरकार करती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सा सही है। तो लिंग अनुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे ही लिंग अनुपात कहते हैं। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी वो 943 महिला थी। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1000 अनुपात 943। और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया था, लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए 943 स्त्रियां और 1000 पुरुष, लेकिन 943 किसी भी विकल्प नहीं दिया गया है। इसके सबसे निकटतम जो है ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, 940 स्त्रियां प्रति वर्ग प्रति 1000 पुरुष, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है। देखिए नई रेलगाड़ी आरंभ करना है तो जाहिर सी बात है रेल मंत्रालय ही करेगा, और रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए केंद्र सरकार यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गहन जीविका कृषि। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया है आदिम जीविका कृषि। तो आदिम जीविका कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें आदिम यानी पुराने समय में जो हमारे औजार होते थे उसका प्रयोग करके कृषि की जाती थी। तो इस समय आदिम तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत पुराने समय में जो हमारे पास जो औजार होते थे उनकी बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, इसे व्यावसायिक कृषि भी बोलते हैं। इसमें लाभ कमाने के लिए बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यहाँ पर प्रश्न में हमसे छोटे किसानों छोटे भूखंडों की बात की गई थी, इसलिए ये वाणिज्यिक कृषि नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े भूखंड पर बड़े स्तर पर लाभ कमाने के लिए किया जाता है। चौथा देखिए स्थानांतरित कृषि। तो इसमें क्या होता है कि एक जगह खेती करने के बाद से किसान उस जगह कि जब उपजाऊ खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी स्थानांतरित हो जाते हैं, उस खेत को छोड़ करके दूसरे खेत पे खेती करने के लिए चले जाते हैं। तो ये होता है स्थानांतरण। तो ये भी इस प्रकार का कोई प्रश्न में मेंशन नहीं किया गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 गहन जीविका कृषि, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों केवीएस पीआरटी पेपर के ईवीएस पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र सभी सब्जेक्ट्स के साथ और प्रीवियस ईयर अन्य जितने भी केवीएस के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।